शबीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा इस पॉइंट को लेके कि आपने एक ल्यूक्रेटिव बैंकिंग जॉब को छोड़ा और वेल्थ मैनेजमेंट को आपने लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा यानी एक मिशन के तौर पे उसको अपने लिए लिया और लोगों को गाइड करने के लिए आप आगे बढ़े। इस जर्नी में आप फाउंडर प्रेसिडेंट बने एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स के। उसके बाद सर आपने एक बहुत ही इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया सोसाइटी के लिए कि आपको इंडिया मोस्ट एडमायर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर का अवार्ड से भी नवाजा गया व्हाइट पेज के द्वारा। मैनेजमेंट को लेके जब भी लोगों को जो गाइडेंस चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, वेल्थ मैनेजमेंट को लेके सेंसेज इज ऑलवेज देयर। सेंसेज ने जो स्मॉल केस लाया है और इट्स एन अल्टरनेटिव फॉर म्यूचुअल फंड्स आपका कहना है, तो इसके अंदर कौन इन्वेस्ट कर सकता है और क्या इसके पैरामीटर्स हैं और इसके क्या फ्यूचर में आप इसका कितना पोटेंशियल देखते हैं कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री में? लेट्स स्टार्ट विद इसको ऐसे करें, पहले समझें कि व्हाट इज स्मॉल केस है क्या। सो बेसिकली स्मॉल केस, जैसे मैं पहले बताया कि इट्स अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स, ईटीएफ्स, इन a specified weighting to address with the objective of a certain objective। जैसे थीम हो, जैसे बताया ना मार्केट कैप होता है, मार्केट कैप के अंदर जैसे आप म्यूचुअल फंड में देखेंगे लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, तो अलग अलग इसके सब रिस्क होते हैं। So based on the risk, people would get into a particular category of the mutual fund। इसी तरह अगर कोई सेक्टोरल फंड में जाना चाहे, जैसे सो आप फार्मा, जैसे आजकल जैसे फार्मा का जैसे बड़ा जोर चढ़ा हुआ है कि जैसे फार्मा स्टॉक्स गुड, सो एक छोटा सा बास्केट आप जैसे फार्मा स्टॉक्स का भी बना लें। इसी तरह अगर ऑटो इंडस्ट्री है या आईटी इंडस्ट्री है, तो ये सेक्टोरल फंड्स को एक आइडिया जो है कि सेक्टोरल फंड का आईटी इज गोइंग टू गो गुड बिकॉज देयर एक्सपोर्ट्स आते हैं, सो लेट्स गेट इनटू द आईटी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उनके लिए हम क्या किए हैं कि जो स्टॉक्स जो आईटी के हैं, जो शरिया कंप्लायंट है, उनका एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाए हैं और उस पोर्टफोलियो को हम लोगों के सामने रखे हैं। वरना आपको जैसे बताया मैं कि खाली टाटा और टॉरस म्यूचुअल फंड थे जो बेसिकली आर व्हाट यू शुड से मिक्स्ड काइंड ऑफ अ थिंग, डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड। तो ये चॉइस नहीं मिल रही थी और सिर्फ दो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट के सिवाय और कोई चीज नहीं थी, कोई नया प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। और मार्केट में तो ये है कि भाई कुछ नया प्रोडक्ट क्या है, नई चीज क्या है। टाटा टॉरस तो खैर मैं खुद कर रहा हूँ, वो तो बहुत जमाने से कर रहा हूँ, और कोई चीज है क्या। So there's no opportunity for diversification। So what we have done is that we have gone, there is a platform, a technology platform called the small case। This is a technology platform। So on this technology platform, those who are registered investment advisors or research analysts, they can come and then showcase a product and एक छोटा सा पोर्टफोलियो क्रिएट करके आप वहां पे स्मॉल बास्केट की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। Brokers are also there on that platform। Investors can come, those who have who would like to make an investment, वो देखते हैं स्मॉल केस को, उसका पोर्टफोलियो देखते हैं, रिटर्न्स देखते हैं, and if they like that idea, they will subscribe to it through a broker। So basically, small case is a platform where a research analyst or an advisor presents his portfolio. Brokers are there who will bring the investors to the portfolio, to the platform, and an investor has got a choice to invest based on his team categorization वगैरह। Now, this is an opportunity which has come very, very recently। So what we have done is, because first screening has to be that now a small investor cannot afford to get a screening of the stocks, subscribe to the screening of the stocks. He doesn't know how to invest. He doesn't have a research capacity. He doesn't understand. So it is the role of the advisors to look into this. And what we have done is we have taken the Sharia list from TASIS and Islamically, and then first we screen the stocks in each index or the category or the sector. And then we go to run it through some rigid filtration. For example, we look into the ROE has to be a certain percentage high, ROC has, return on capital investment has to be high, equity has to be high, net profit margin kya hai, pledged shares if they are there for the promoters, are there pledged or unpledged shares, that should be very low. There should be low leverage or no leverage. इस तरह से करके हर एक कैटेगरी का we have created a small basket, and that small basket we are calling it as Sensate Sharia large cap, Sensate Sharia mid cap, Sensate Sharia auto, Sensate Sharia ESG. So whatever the categories are there in the conventional market or in the for the conventional investors, we have tried to clone that and then offer it
to the Islamic investors or the Sharia-based investors. This is the biggest advantage. Otherwise, for the last 15 years, there has not been any product which has come in the market except for the Tata Mutual Fund or the Athos Mutual Fund. So this is the biggest advantage. And then it is also backed by the research that we do, which a normal investor will not have the capacity. And then we have taken the blessings and then got it screened by the Sharia board, which is also given a certification to say that these are Sharia compliant. So the investor, whether he be a small investor or a large investor, he can just come into the small case platform, look into what idea it is, the performance of the fund, and make the investment. So that was the objective of it. So it's not just one small case. We have presented about small cases. These are 7. The size of the investment, we have made it as low as 2,000 to something like 50,000, 150,000, 5 lakhs. So person whoever his capacity, depending on his capacity, he can make an investment into that particular small case. We've also seen that in the small case, I'll give an example of power of 3 ETF. Basically, power of 3 ETF, we have done a study to find out what does a normal investor do. Now, in the normal investor, when there is no opportunity, he keeps money in the bank account, which is a savings account. He gets 3.5% interest or 4% interest, which at the end of the year, he gives in charity. Now, if you look at it, the purchase value of that investment itself has gone down because it's not made use of that investment. Secondly, it's not advisable to keep the money idle. The money is supposed to work. It is supposed to be put to use. It's supposed to work. So what we did is, based on this concept, we said that we have created a small case of 3 ETFs. One is a gold ETF. Second is a Nifty Sharia ETF. And third is a Nifty IT ETF. So a combination of 3 ETFs gives you an opportunity to get into 2 asset classes. 1. 2, this is very, very low risk. Third, it has always, we have seen that historically in last 7 years, it has always outbeaten the inflation. Not only outbeaten the inflation, but in a 3-year period, you can see that the annualized return is something like 15%. So this is an alternative to that. So similarly, we have created another one. I'll give another good example of it and how Sharia is important. You know, Nifty Sharia and the Nifty, which contains 50 stocks. Okay. And Nifty Sharia contains 19 stocks. Can you believe that Nifty 50, which is there, has got roughly about 40% of the stocks of the constituents are financial products, the financial companies. Despite that, if you remove those 40% of the financials and the non-compliant, the Sharia Bs, which has got about 19%, the Sharia Bs, which has got 19 stocks, has outperformed the Nifty 50. Now, this is remarkable. This is where our conviction is there, and our belief is that Sharia compliant products will be more pursued. Wonderful, sir. We really congratulate you for the wonderful innovation of the small case with technology to support. मुफ्ती साहब, कमिंग बैक टू यू सर, ये आपने पर्जिंग का जिक्र किया. पर्जिंग का इंपॉर्टेंस क्या है शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, और फिर आपने आउफी का भी जिक्र किया, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. इनका एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है पर्जिंग और आउफी का सर, प्लीज? देखिए, पर्जिंग तो जैसे पहले बात आई थी कि कुछ जैसे इंटरनेशनल या नेशनल लॉज की बिहाफ पे जो कंपनी डेवलप होती है, म्यूचुअल फंड हो या जो शेयर मार्केट की कंपनीज हो, तो हम उलमा ने मिलकर एक तय किया कि अगर प्रॉफिट का 3% उसके अंदर इंटरेस्ट बेस्ड होता है तो उसको हम शरिया कंप्लाइंट कहेंगे. बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, यहाँ एक वाक़तन एक हर्डल है, लोग यहाँ आकर रुक जाते हैं. तो इसीलिए वो लोग मशकूक रहते हैं या वो लोग शक व शुबे में रहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि ये कैसा है कि हलाल हो गया. यानी ये तो कंपनी में इन्वेस्ट करना हलाल हो गया. लेकिन उसके बाद दूसरी शर्त ये भी है उसकी कि जब आपने सपोज 1 लाख रुपीज़ एक कंपनी में लगाए हैं और उस कंपनी के अंदर उसके प्रॉफिट में 3% इंटरेस्ट बेस्ड प्रॉफिट है, अब आपको साल भर के इन्वेस्टमेंट के बाद आपको 20,000 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ. अब यहाँ 2 लफ्ज आते हैं. एक तो वो डिविडेंड जो कंपनी देती है
क्या उस पर पर्जिंग की जाएगी या कैपिटल गेन यानी आपका शेयर जो बढ़ता है उस पर पर्जिंग की जाएगी? तो मैं और बहुत सारे अच्छे स्कॉलर्स इसी के कायल हैं कि जो कैपिटल गेन होता है, जो शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है, जाहिर बात है कि वो भी एक तरह से हमारे हमारे अपने पैसों में प्रॉफिट है। और कुछ लोग, कुछ स्कॉलर ऐसे कहते हैं कि सिर्फ डिविडेंड पर। तो बहरहाल पर्जिंग जो है कि वो आपके प्रॉफिट में वो हिस्सा जो इंटरेस्ट की वजह से एक्स्ट्रा आया है, यानी आपका प्रॉफिट सपोज 20,000 रुपीज आया और उसमें 2% या 3% जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड प्रॉफिट आया है, तो जो भी उसका अकाउंटिंग होने के बाद नंबर आएगा 2,000, 1,000, 500 वॉट एवर अमाउंट होगा, डिपेंड ऑन द अमाउंट, तो वो उसको निकाल कर खैरात कर देना है और गरीब जरूरतमंद को दे देना है, या रिफाए आम्मा के काम में लगाना। इसको हमारी जुबान में और आसान समझना है तो उसका तरीका ये है कि अगर मैंने अपने पैसे सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं और उस सेविंग अकाउंट में ज़रूरत की वजह से, तकाजे की वजह से, कि मैं घर में अगर 5-10 लाख रुपए रखूं तो जाहिर बात है कि हमेशा खदशा रहता है कि वो पैसों का कोई कैश की वजह से नुकसान ना हो, कोई चोरी ना हो जाए, कोई और मसला ना हो जाए, तो आदमी बैंक में रखता है। जब बैंक में रखता है तो जाहिर बात है कि बैंकिंग एक निज़ाम है, यहाँ इस्लामिक बैंक तो नहीं है, तो निज़ाम की वजह से अगर सेविंग अकाउंट में है तो उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट आता है। तो हमारे लिए हुक्म होता है कि जब भी इंटरेस्ट आ जाए तो वो इंटरेस्ट को निकाल कर सदका कर दिया जाए। तो पर्जिंग भी यही है कि हमने जो इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्ट में जो हमारे प्रॉफिट के अंदर वो प्रॉफिट आया है जो इंटरेस्ट की बिहाफ पर, इंटरेस्ट के इन्वेस्टमेंट की बिहाफ पर हो गया है, तो हम उसको अपने प्रॉफिट में से निकाल दें। और यहीं पर वो बात होती है कि देखिए ये तो सिस्टम को हलाल कर दिया गया सारे उसूल और जवाबित की बुनियाद पर, लेकिन इंटरेस्ट को हलाल नहीं किया गया। इंटरेस्ट तो ला ताकुलु रिबा, वो तो इतना सख्त है कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पर्जिंग में कुछ परसेंट 0.5% या 1% एक्स्ट्रा दे दे तो ये और अच्छा है, ताकि मेरे लिए मैं एक सेफ जोन में आ जाऊं। और मेरे जितने दोस्त हैं जो मुझसे कहते हैं, अगरचे कि वो 3% की बात होती है और उसमें भी डिविडेंड और वो इख्तलाफ है, लेकिन अक्सर लोग 5 से 10% भी पर्जिंग करने के लिए तैयार होते हैं कि ठीक है मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं 5% 10 से भी माशाल्लाह उम्मत इस्लामिया और मुसलमान जो लोगों ने देखा कि लॉकडाउन में और इन सब सूरतों में मुसलमान माशाल्लाह खैर के कामों में आगे रहते हैं, तो ऐसे भी हम काम करते हैं। अगर हम उसको ऑर्गेनाइज निज़ाम पर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि मेरे इस आमदनी में और इस इन्वेस्टमेंट में इतना अमाउंट ऐसा है जो मशकूक है या मुश्तबे है या हराम के ज़िम्मन में आ रहा है, तो मैं अपनी हलाल आमदनी में से उतना हिस्सा निकाल कर सदका कर दूं, उतना हिस्सा निकाल कर बगैर नियत सवाब के ज़रूरतमंदों को दे दूं। इसको पर्जिंग करते हैं और ये बहुत बहुत और बहुत अहम है, इसलिए कि कुरान ने कहा है कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, जो हम इस्तेमाल करें। और उसमें भी मैं तो लेवल बताता हूँ कि खाने में जो हम खाना खाते हैं या जो पानी पीते हैं उसमें तो बिल्कुल प्योर और आखिरी दर्जे का मतलब ये कि मोहतात माल हम इस्तेमाल करें। हाँ ठीक है, आदमी के एक्सपेंसेस में ये भी होता है कि किसी को पैसे दे दिए, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर दी, या गाड़ी के लिए डीजल का इस्तेमाल कर लिया, तो ये उस खाने के इस्तेमाल से एक दर्जा नीचे आता है। तो पर्जिंग में यही है कि आदमी अपनी आमदनी को वाज़े साफ सुथरा कर ले, ताकि उसके शख्सी तौर पर जो इस्तेमाल में माल आ रहा है, चाहे वो उसके लिए हो, चाहे उसके बीवी बच्चों के लिए हो, वो इतना तत्हीर, इसीलिए इसको, इस पर्जिंग का लफ्ज़ अरबी में तत्हीर से आता है। तत्हीर के माने हैं पाकीज़ा करना, साफ करना, क्लियर करना। एक पानी मेरे पास है और वो पानी के अंदर कुछ मुझे ज़र्रात नज़र आ रहे हैं, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि उसको क्लीन करूँ। सिटीज़ में जो पानी आता है यकीनन वो जिस सोर्सेज से आता है हम सब जानते हैं कि वहाँ बड़े मसाइल होते हैं, लेकिन फिर वो क्लीनिंग के एक सोर्सेज से हमारे पास पहुँचता है जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से तत्हीर है कि हमारी जो इनकम या हमारी जो आमदनी है उसके अंदर हम वो इनकम जो हराम के बेस पर या मुश्तबे के बेस पर आई है हम उसको साफ कर दें, ताकि हमारे इस्तेमाल में आने वाला कोई ऐसा पैसा मशकूक और मुश्तबे ना हो। जी। डॉक्टर शारिक निसार साहब आप हमारे साथ हैं, माफ़ करना आपको इतनी देर हमने सर इनवाइट नहीं कर पाए।
लेकिन सर आपका ओपिनियन मैं जानना चाह रहा था, बीइंग शरिया कैप एडवाइजर फाउंडर के, और शरिया बोर्ड भी आप लोगों ने माशाल्लाह फॉर्म किया है। सर स्मॉल केस को लेके और मार्केट में जो कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री में जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट अभी आ नहीं रहे थे, तो आपको क्या लगता है कितना पोटेंशियल है आने वाले वक्त में इंडिया के लिए खास तौर से? डॉक्टर शारिक सर। शुक्रिया सलमान साहब। ये एक तफसील तलब सवाल है। कोशिश करूँगा कि शॉर्ट में हम इसका जितना हो उसके आंसर दे सकें। पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान की कैपिटल मार्केट में जो आवाम का पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। 2.5 से 5% के दरमियान के क्लेम किया जाता है, लेकिन वो 5% भी वो है जो एक शख्स ऑपरेट करता है तो अपने घर में तमाम अफराद के नाम से ऑपरेट करता है। तो असलन आप देखेंगे तो 3% से ज़्यादा लोग नहीं हिंदुस्तान के फाइनेंशियल मार्केट में उमूमी तौर पे। और अगर ये तादाद मुसलमानों की देखी जाए तो मेरे ख्याल से 1% भी तबका नहीं है मुसलमानों का जो स्टॉक मार्केट में होता है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा जो गिलास खाली करने की बात कहते हैं वो आधा नहीं बल्कि पूरा का पूरा तकरीबन खाली है, और इसी में स्कोप भी है। जैसा कि शब्बीर साहब ने बताया कि हमारे पास म्यूचुअल फंड में 2 स्कीम है, टाटा की एंड टोरस की। लेकिन उसमें भी अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो तैयार करना है तो वो मुमकिन नहीं है। ये फंड मैनेजर अलग होता है, फंड मैनेजमेंट की एक फीस होती है। और शब्बीर साहब ने इस ज़रूरत के पेश नज़र, जैसा कि आपने देखा होगा कि 1 साल में लॉकडाउन के दरमियान काफ़ी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, काफ़ी यंग इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट में हिस्सा लेने की कोशिश की है और शमूलियत भी हुई है काफ़ी लोगों की। और उन लोगों ने जो है डिफरेंट ऐप के ज़रिए फिनटेक का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान की कैपिटल मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। और यही वजह है कि हिंदुस्तान की कैपिटल मार्केट इकोनॉमी से बरक्स इस वक्त जा रही है। हिंदुस्तान की मईशत जो है पिछले 1 साल में जो है ज़मीन की तरफ चली गई, बिल्कुल बॉटम की तरफ चली गई ग्रोथ के हिसाब से, हर तरह से पैरामीटर पर। लेकिन कैपिटल मार्केट संभली है क्योंकि नए क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स जो है मार्केट में आए हैं। तो जो नए क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स हैं उनमें ज़ाहिर-सी बात है कि मुस्लिम यंगस्टर्स भी एक बड़ा क्लास है इन्वेस्टर्स का। वो भी मिलेनियल्स हैं, वो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो शब्बीर साहब ने एक बहुत ज़रूरत को पूरा करते हुए इस तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। और चूँकि शब्बीर साहब का ख़ास फ़ोकस जो है वो शरिया कंप्लायंस की तरफ भी होता है, लिहाज़ा उन्होंने कोशिश किया कि ये 2 चीज़ों को मिक्स कैसे किया जाए, यानी शरिया कंप्लायंस को और स्मॉल इन्वेस्टर्स को स्मॉल केस के ज़रिए। और इसके तहत उन्होंने फिर शरिया कैप को अप्रोच किया और शरिया कैप की टीम ने, जो कि मुफ्ती इशफाक साहब जिसके लीडर हैं, उनके ज़रिए इनको सर्टिफ़ाई किया है और उस प्रोडक्ट के बारे में बात हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये एक लॉन्ग टर्म स्कीम है, और अगर ये कामयाब रही तो मुझे उम्मीद है कि शब्बीर भाई और दूसरे प्रोडक्ट लाएँगे और हिंदुस्तान में और जो ब्रोकर्स हैं, उनको भी एक रास्ता मिलेगा कि हिंदुस्तान में शरिया कंप्लायंट के अदर देन म्यूचुअल फंड और एएमसी के भी ऑप्शंस हो सकते हैं, और जो कि आवाम के लिए, ख़ास तौर से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये प्रोडक्ट काफ़ी कामयाब होगा। जी। सर आप रहिएगा, हम आपसे बहुत ही एक अहम सवाल कंक्लूडिंग रिमार्क्स में पूछने वाले हैं। आपका बहुत इम्पोर्टेंट ओपिनियन उसके लिए लगेगा। शब्बीर साहब, मैं आपसे एक मर्तबा ये लास्ट 2 क्वेश्चंस को क्लब करना चाह रहा था कि स्मॉल केसेस के लिए या आपका जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, ब्रोकर अमाउंट तो लगता है, ब्रोकर तो लगते ही हैं इसके लिए। तो ये स्मॉल केसेस को ट्रैक कैसे किया जाता है? सर थोड़ा-सा इसका एक प्रोसेस हमको समझाइए ना। एग्ज़ैक्टली इन्वेस्टर्स कैसे समझेंगे इसको ईज़िली? इसकी ट्रैकिंग बड़ी इजी है क्योंकि जैसे उसको बेस जैसे इंडेक्स का जैसा 100 किए हुए हैं, और जब इन्वेस्ट किए हैं, मतलब ये कि जब स्टार्ट किया हुआ है उसको बेस 100 किए हुए हैं, और ये स्मॉल केस के ऊपर ही, वेबसाइट के ऊपर ही ट्रैकिंग कर सकते हैं कि अगर आप मिसाल के तौर पे 100 के सेटिंग किया हुआ है स्टार्ट बेस, तो 100 के हिसाब से अगर आप देखें तो इंडेक्स वैल्यू अगर 100 लगाएं तो उसको आने देख सकते हैं, बाई और सेल के हिसाब से ट्रैक कर सकते हैं कितना रिटर्न आया है, रिटर्न आए हैं। तो बड़ा आसान है, वेबसाइट के ऊपर ही मिलेगा आपको, विद स्टार्टिंग एज 100। मिसाल के तौर पे 100 से अगर आपने स्टार्ट किया है परचेजिंग डे, जिस दिन आपने खरीदा है, तो 2 महीने के बाद 100 हैज बिकम हाउ मच, या 1 साल के बाद 100 हैज बिकम 116। No? So you can do the tracking on the website itself. The graphs are there. Live tracking हो सकती है, 1 day का, 1 month, 1 year, और मैक्सिमम रिटर्न कितना दिया हुआ है, पूरी ट्रैकिंग हो सकती है। उसके अलावा वी ऑल्सो सेंड द रेगुलर रीबैलेंसिंग। अगर हमने कभी चेंज किया है, मतलब कि स्टॉक्स को चेंज किया है किसी वजह से, शरिया कंप्लायंस या शरिया नॉन कंप्लायंट होने की वजह से, या उसकी अगर वेटिंग चेंज किया है, तो दे गेट अ इंटीमेशन, ऑल द इन्वेस्टर्स विल गेट एन इंटीमेशन टू से दैट देयर इज अ चेंज इन द वेटेज, एंड अकॉर्डिंगली वे सिर्फ एक क्लिक के साथ जो है वो रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। जी।
मुफ्ती साहब, एक आखिरी क्वेश्चन के बहुत सारे शरिया बोर्ड्स हैं अभी और काफी रिनोन्ड है, जैसे तासिस है, तो ये लोग भी प्रेस्क्राइब करते हैं पर्जिंग ऑन कैपिटल गेन्स वगैरह। तो इसमें से जितने शरिया बोर्ड्स हैं जो पर्जिंग को रिकमेंड करते हैं, तो आपका ओवरऑल ओपिनियन पर्जिंग को लेके या ओवरऑल जो रिकमेंडेशन है शरिया बोर्ड का कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को लेके, ये कितना डिफरेंशिएट करता है आपस में एक दूसरे के ओपिनियंस में? तो सर। जी, अ, ये जैसे मैंने पिछले अपने जवाब में थोड़ा सा मुख्तसर इसका जिक्र किया था, दो किस्म के पर्जिंग के पैरामीटर्स हैं। एक तो जो शेयर मार्केट में कंपनीज अपना डिविडेंड का ऐलान करती है, तो वो डिविडेंड बेसिकली प्रॉफिट पर होता है और उसके साथ साथ में शेयर्स की अपनी वैल्यू बढ़ती जाती है और उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं इसकी मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में। तो दो किस्म के ओपिनियन हैं। एक स्कॉलर्स ये कहते हैं कि नॉट ओनली द डिविडेंड बट कैपिटल गेन, ये दोनों को मिलाकर आपका प्रॉफिट जो भी कंप्लीट बना है उसके अंदर आप पर्जिंग का अमाउंट जो परसेंटेज के एतबार से है, 3 है या 5 है, उसके एतबार से आप उसको निकालें। और मैं इस वक्त तो समझता हूँ कि एक नंबर ऑफ स्कॉलर्स, यानी मेरा एक अंदाजा है कि 80 to 90% तो यही कहते हैं कि ये कैपिटल गेन ही के बिहाफ पर, यानी डिविडेंड के साथ कैपिटल गेन होना चाहिए। और तासीस का भी यही है फैसला कि नॉट ओनली द डिविडेंड बट कैपिटल गेन भी जो है वो पर्जिंग के अमाउंट में आएगा और उसको निकालना होगा। अब इसी में दूसरा सवाल ज़िम्नन आता है कि 3% क्यों या 5% क्यों या 2 कौल क्यों? तो ये तो हम जानते हैं कि ये एक फ़िक़ही इज्तिहाद है और इज्तिहाद की 2 किस्में हैं। एक इज्तिहाद शख़्सी होता है, एक इनफ़िरादी होता है, इंडिविजुअल लेवल पर होता है, और एक इज्तिहाद जुमाई होता है जिसके अंदर इज्तिमाई फ़ैसला किया जाता है। जैसे इंडिया में फ़िक़्ह एकेडमी है और जिद्दा में जिद्दा एकेडमी है। इसी तरह जैसे औफी का आपने जिक्र किया था, तो वो फाइनेंस को लेकर एक एकेडमी है और कभी नंबर्स चेंज होते रहते हैं। 47, 48 वर्ल्ड क्लास के इस्लामिक बड़े बड़े स्कॉलर्स उसके अंदर हैं और प्रोडक्ट भी जो बनता है उसका एक प्रोसीजर है। कभी कभी 2-2 साल लग जाते हैं, कई नशिस्तें होती हैं और उन नशिस्तों के बाद कुरानी आयात को, अहादीस को देखकर एक कौल पर इत्मीनान हो जाता है। तो एक इंस्टीट्यूट ये कहता है कि 3%, एक इंस्टीट्यूट का अपना इज्तिहाद यहाँ पहुँचता है कि 5%। तो ये डिफरेंट ऑफ ओपिनियन तो यकीनन है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूलिंग, चूंकि सरी आयत या सरी हदीस उस सिलसिले में नहीं होती है, उसमें इज्तिहाद होता है, तो इज्तिहाद की बुनियाद पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूलिंग तो नहीं हो सकती है। तो उस बुनियाद पर ये 2 कौल होते हैं और इसी तरीके के अक़वाल होते हैं और आम तौर पर सबका मकसद यही होता है कि हमारे माल को पाकीज़ा किया जाए। इसीलिए मैंने जैसे पिछले सवाल में कहा कि कुछ लोग उससे आगे बढ़कर 10% पे भी जाते हैं ताकि हम बिल्कुल सेफ जोन में रहें, ग्रीन जोन में रहें और साफ सुथरा और पाकीज़ा माल इस्तेमाल करें और हराम से अपने आप को पूरा पूरा बचा सकें। तो ये इस तरह के 2-3 इदारे हैं। माशाल्लाह इंडिया में तासीस तो है ही, खुद हमारी अपनी जो एक फ़िक्र के नतीजे में जिसको शारिक साहब लीड करते हैं, शरिया कैप, तो इसकी भी अपनी फ़िक्र यही है कि किस तरीके से हलाल इन्वेस्टमेंट को लोगों के सामने लाया जाए और हराम से बचाने की कोशिश की जाए। इस्लामिकली है वो वर्ल्ड वाइड है, लेकिन जो नॉलेज के एतबार से बेंगलोर बेस्ड है और इसी तरह औफी तो इंटरनेशनल है। तो ये ऐसी जमातें और तंजीमें होती हैं जो लोगों को फाइनेंस के इस मैदान में शरई ज़ाब्तों की बुनियाद पर रहबरी और रहनुमाई करती है। जी, शुक्रिया। डॉक्टर शारिक साहब, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो आज इंडिया में काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स हैं, काफ़ी बिज़नेसेस हैं और काफ़ी मीडियम एंड स्मॉल साइज़ेस बिज़नेसेस हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस को लेके या फंडिंग को लेके या इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी की वजह से कोलैप्स हो रहे हैं और इसके सारे स्टैटिस्टिक्स और डेटा भी हमारे सामने है। सर, जब इस्लामिक इकोनॉमिक या शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट मार्केट इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है और यंगस्टर्स देखते हैं इंडिया के कि हमारे पास कहीं पर भी वो बहुत अच्छे सॉल्यूशंस नहीं आ पा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज के थ्रू हो या प्राइवेट एंटिटीज के थ्रू हो, तो ये एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, ये जो यंग बिजनेसमैन हैं, ये कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी में बहुत बुरी तरह फंस जा रहे हैं सर।
तो ओवरऑल मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाह रहा हूँ कि इससे डीमोरलाइजेशन और डीमोटिवेशन भी बढ़ रहा है। ये बात बहुत हो रही है लेकिन प्रैक्टिकली कहीं कोई सॉल्यूशंस आ नहीं रहे हैं। शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट्स को लेके या शरिया कंप्लायंट फंडिंग को लेके या शरिया कंप्लायंट एक बैंकिंग स्ट्रक्चर को लेके। तो इससे डीमोरलाइजेशन करने वालों को भी होता है लेकिन हमको तो काम करना है। सर आपका एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव ताकि हम यंगस्टर्स को, आने वाले यूथ को, बिजनेसमैन को, इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा-सा एक हिम्मत दे सके, कॉन्फिडेंस दे सके कि हम कैसे इसको सर आगे इस चैलेंज को फेस कर सकते हैं? आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स। शुक्रिया सलमान साहब। आपने मुश्किल सवाल मेरे साथ मेरे ज़िम्मे कर दिया है। पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि जो इंटरेस्ट बेस्ड फंडिंग जो भी है, वो एग्ज़ैक्टली वो एंटरप्रेन्योर के खिलाफ है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर तो बेचारा सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिला करके अपना रिस्क ले करके एक चीज़ को प्रोडक्ट करना की कोशिश करता है, कि एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है, एक सॉल्यूशन लाने की कोशिश करता है। अब अगर कैपिटल रिस्क भी उसी के ऊपर डाल दिया जाए, तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है कि वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिस्क भी ले रहा है और साथ में कैपिटल की कॉस्ट और कैपिटल की ज़िम्मेदारी का रिस्क भी उसी के कर रहा है। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है और जो एंटरप्रेन्योरशिप को किल करता है। जिस समाज में सूदी लेन-देन बहुत होगा, वो समाज जो है एंटरप्रेन्योरशिप से दूर हो जाएगा। आप देख लीजिए, अब जहाँ जिस समाज में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है, वहाँ पे रिस्क बेस्ड कैपिटल को प्रमोट करना। आप अगर अमेरिका की बात करते हैं, तो आप देखिए कि सिलिकॉन वैली क्या है? रिस्क बेस्ड कैपिटल है। ये फिनटेक क्या है? रिस्क बेस्ड कैपिटल है। भले ही से 90 में से 100 में से 90 बिज़नेस अगर खराब भी होते हों, तो 10 जो बिज़नेस कामयाब होते हैं, वो 100 बिज़नेस की कामयाबी से ज़्यादा रिटर्न पैदा करते हैं। तो कोई भी समाज जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहता है, उसको रिस्क बेस्ड कैपिटल को प्रमोट करना पड़ेगा और बैंक इस काम के लिए सूटेबल नहीं है। क्योंकि दुनिया में किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप फर्म को या एंटरप्रेन्योर को बैंक ने पैदा नहीं किया है। आप देख लें, जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर बैंक उनके पीछे आता है कि हमसे भी कर्जा ले लीजिए। गूगल है, फेसबुक हो और ट्विटर हो, दुनिया के जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप के वेंचर्स हैं, इनमें से कोई भी बैंक कैपिटल के ज़रिए नहीं आया। तो पूरे समाज की सेविंग बैंकों की तरफ जा रही है और एंटरप्रेन्योर जो है बैंकिंग के बजाय उठ के आ रहे हैं। तो हमें ये गौर करना पड़ेगा कि हमारा निज़ाम का जो फाइनेंशियल सिस्टम है हमारा है, वो आखिर क्या बात है कि एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट नहीं कर पाता और एंटरप्रेन्योर तमाम मुसीबतों को, मुश्किलात को पार करके जब बड़ा हो जाता है, तब बैंक आता है उसको सपोर्ट करने। और हमारे मुल्क में एक और बड़ा मसला है कि बैंकर्स जो है, वो हमेशा एस्टेब्लिश बिज़नेस की तलाश में होता है ताकि वो कैपिटल और सूद दोनों को प्रोटेक्ट कर सके। और इस तलाश को करते-करते अक्सर जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का शिकार हो जाता है। यानी ऐसे लोग जो अपने एसेट्स को दिखाते हैं पेपर पे, बैंक को धोखा देते हैं, एश्योरेंस कराते हैं और बैंक जो है वो अपनी सिक्योरिटी के बावजूद भी वो सिक्योरिटी भी नहीं हासिल कर पाता और नए एंटरप्रेन्योर को प्रमोट भी नहीं कर पाता। तो बैंक जो है वो चूँकि वो सूद के हिसाब से काम करता है, कैपिटल को प्रोटेक्ट करके इंटरेस्ट लेने की काम करता है, इसलिए वो एंटरप्रेन्योरशिप के को प्रमोट ही नहीं कर सकता। वो जिस मुल्क में बैंकिंग कल्चर है, उस मुल्क में एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर नहीं हो सकता। और जिस मुल्क में एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर है, वहाँ पे बैंकिंग एसेट जो है सिर्फ़ ट्रांज़ैक्शन के मनी के होंगे, बाकी कैपिटल मार्केट के ही प्रमोशन होगा। दुनिया में जितनी तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, आप देख लें कि वहाँ कैपिटल मार्केट का क्या रोल है और वहाँ के बैंकिंग सेक्टर का क्या रोल है, तो हमें इसका अंदाज़ा लग जाएगा। सो मैं इस बात को मज़ीद लंबा न करते हुए अपने कमेंट्स को यहीं ख़त्म करूँगा। एक थोड़ी-सी वज़ाहत कर दूँ मुफ्ती अशफ़ाक़ साहब ने तकदीर के बारे में बात की, पर्ची के बारे में बात की, उसमें उन्होंने चूँकि वक़्त की कमी के बायस जो है वो थोड़ा शॉर्ट में बात की है। मुमकिन है कि कोई नया शख़्स जो है, जो इस्लामिक फ़ाइनेंस से जिसका एक्सपोज़र ना हो, उससे गलतफ़हमी का शिकार हो जाए। तो लिहाज़ा हमें 2 क्लैरिफ़िकेशन वहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये है कि हमारे फ़ुक़हा या स्कॉलर्स का एक व्यू है कि अगर शरिया कंप्लायंट कहना है तो कम से कम 95% इनकम दुरुस्त हो, कम से कम। यानी हराम की मैक्सिमम तादाद जो हो सकती है वो 5 से ज़्यादा ना हो। इसमें दुबई इकलौता एक्सेप्शन है, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। दुबई में 90 है। तो मिनिमम हलाल का जो कंपोज़िशन होगा आपकी इनकम में वो कम से कम 95% और 5% जो मैक्सिमम है, ज़रूरी नहीं है कि वो 5 ही फ़ीसद हो। 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई आशारिया में भी नंबर। तो शर्त ये है कि जब क्योंकि आप एक मिक्स इकोनॉमी में काम कर रहे हैं जहाँ पे मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, अक़ीदे वाले भी हैं, गैर अक़ीदे वाले भी हैं, कुछ चीज़ें उनके लिए अलाउ हैं, कुछ चीज़ें हमारे लिए अलाउ हैं, कुछ उनके लिए डिसअलाउड हैं, कुछ हमारे लिए डिसअलाउड।
तो ऐसी सूरत में अगर हम कॉमन काम करते हैं तो शर्त यह है कि आप ऐसा तरीका ढूंढिए जिसमें मिनिमम 95% इनकम तो आपके लिए दुरुस्त हो, वरना आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। अब अगर आप पार्टनरशिप करते हैं और मैक्सिमम 5% की जो गुंजाइश है, आप उस 5% को भी कैलकुलेट करें, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप में यह हराम काम हुआ है या उसकी ज़िम्मेदारी आपके सर भी आयद होती है। लिहाज़ा आप जो है हराम काम के को अकाउंट करें, उसको उसको काउंट करें पूरी तरह से, और काउंट करने के बाद आपके हिस्से में जितना आता है, अगर आप अगर अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कंपनी ने 2% हराम कमाया है, तो आप जो है 2% की तफ़हीर करें। अब 2% किस चीज़ की तफ़हीर करें? ज़्यादातर लोगों का ये कहना है आउफ़ी के साथ-साथ कि आप जो नफ़ा मिले उसमें से तफ़हीर करें। लेकिन मसला यहाँ ये भी होता है कि अगर कंपनी ने नफ़ा नहीं कमाया तो क्या तफ़हीर जायज़ नहीं है? क्योंकि हराम इनकम जो है वो नफ़े की शर्त के साथ नहीं है। मुमकिन है कि कंपनी ने नफ़ा ना कमाया हो, नुकसान कमाया हो। मुमकिन है कि कंपनी ने नफ़ा कमाया हो लेकिन डिविडेंड भी ना दिया हो। और अगर हमें डिविडेंड नहीं मिला है या कंपनी ने नफ़ा नहीं कमाया है, तो भी क्या हम अपनी ज़िम्मेदारियों से सुबुकदोश हो गए? ऐसा नहीं है। कंपनी ने अगर डिविडेंड नहीं भी कमाया है, डिविडेंड नहीं भी दिया है, नफ़ा नहीं भी कमाया है, इवन कि नुकसान भी किया है, तो भी हमें उसकी तफ़हीर करनी पड़ेगी उस हिस्से की जिस हद तक मैं ज़िम्मेदार हूँ। लिहाज़ा अगर कंपनी ने नुकसान भी कमाया है, फ़ायदा और डिविडेंड तो बहुत दूर की बात है, तब भी तत्हीर की ज़िम्मेदारी हम पर आयद होती है। और ये तत्हीर हमें अपने हिस्से के हिसाब से, अपने हिस्से के तनासुब में, अगर मैं किसी कंपनी में 1% का शेयर होल्डर हूँ, तो 1% के शेयर होल्डर के हिस्से में जितनी भी तत्हीर की ज़िम्मेदारी आएगी, irrespective of the fact whether the company has earned profit or not, whether the company has incurred losses or not, whether the company has paid dividend or not, in all these cases ज़िम्मेदारी आपकी ज्यों की त्यों बनी रहेगी। और इसके जो डिटेल्स हैं उसमें काफ़ी अच्छे-अच्छे रिसर्च पेपर हैं, इसलिए मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा-सा इसकी वज़ाहत कर दूँ, जी। ताकि मुफ्ती अशफाक साहब की बात में कहीं से कोई उसको उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कोई मौका ना क्रिएट हो जाए। तो अ, ये है सलमान साहब मेरी तरफ से। शुक्रिया सर, बहुत ही वंडरफुल इंसाइट रहता है आपका हमेशा। शब्बीर साहब, कमिंग टू द कंक्लूडिंग रिमार्क, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क है कि सिंसेज इज अ कमर्शियली वायबल शरिया कंप्लायंट बिजनेस मॉडल। आपने स्मॉल केस को लाया है शरिया कैप एडवाइजर्स के साथ मिलके। आपको क्या लगता है सर, ओवरऑल कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट्स में कितना पोटेंशियल लगता है और सिंसेज और क्या फ्यूचर में प्लान कर रहा है ऐसे ही कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाने के लिए? एक सेकेंड शॉर्ट में सर, कि हमारे पास जो भी सॉल्यूशंस है ये एनआरआई बेस्ड है, इन्वेस्टर बेस्ड है, इसमें हमारे जो पुअर ऑर्फन्स हैं या जो छोटा तबका है या जो मिनिमम मिडिल क्लास लेवल है, अगर वो कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री में आना चाहता है तो क्या वो स्मॉल केस से स्टार्ट करके, जैसे कि आपने बताया 2100 से स्टार्ट कर सकता है? क्या उनके लिए भी बहुत बड़ा पोटेंशियल इंडियन कैपिटल मार्केट में है सर? जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। पार्टिसिपेशन सभी का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पार्टिसिपेशन फाइनेंशियल सभी, प्रोडक्ट्स तो जी हाँ पार्टिसिपेशन का अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग तभी होगा जब सबका पार्टिसिपेशन थोड़ा थोड़ा होगा। तो जी पार्टिसिपेशन उसी वक्त होगा जब इन्वेस्टर अवेयरनेस हो और जो जी मार्केट में है खुद पहले उन लोगों को अवेयरनेस हो। तो हम यही अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं पॉलिसी टाइम्स की कि जिस लोगों तक पहुंचाएं कि स्मॉल केसेस इज एन ऑल्टरनेटिव एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट फॉर अदर देन द म्यूचुअल फंड, नंबर वन। नंबर टू, म्यूचुअल फंड का स्मॉल केसेस में भी हमने एक के दो स्मॉल केसेस निपटाए हैं। वी हैव ट्राइड टू एड्रेस द स्मॉलेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर who can make an investment as small as 2,000 rupees with no lock-in period, where an SIP opportunity is there and the fee or the subscription is as low as 225 for 6 months. Similarly, if there is a seasoned investor, अपने capacity के हिसाब से, if you want to make an investment of a higher amount in diversified, we've got 7 small cases. जैसे मैं बताया ना आपको, सेक्टोरल स्मॉल केसेस है, ESG का है स्मॉल केस है, लार्ज कैप का है, 2 एसेट क्लासेस जैसे ETFs के हैं. So we've got a good choice now, and I'm sure that if this information about small case goes to the public, the participation will be much higher. And this is not just 7. We can create many more small cases. Any idea which is there, no, suppose आप जैसे लॉकडाउन है, लॉकडाउन के पीरियड के अंदर कौन सा स्टॉक्स have done well, we can have a small case for those stocks which are going to do well at this point of time. If there is some other thing which comes tomorrow, if there's some other idea which comes tomorrow, we can create a small case with that, keeping in mind which are the stocks which are going to pay well. दूसरा आपने बताया कि whether low class or small investor can invest, इसमें बताया आपको we have got investment as low as 2,000. We can make it still lower provided the participation goes up, but then we'll have to look into the economic viability of that.
And I'm very confident that if it reaches the masses, it's not just for the Muslims, it is for everyone. It's not for anyone, it's for everyone. And I have seen that there are some people who are non-Muslims have been visiting our site and looking into the small cases to find out how different it is. And once they see the performance, I'm quite confident the others will also participate in it. थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शारिक निसार साहब, शब्बीर साहब, काजी अशफाक मुफ्ती साहब, और आप जैसे स्कॉलर्स आज इंडिया को चाहिए और कम्युनिटी को चाहिए, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, पॉलिसी टाइम्स की हमेशा एक फिक्र होती है कि ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन जिस जिस सेक्टर में हो रहा है उन इश्यूज को रेज करना, नेशनल इंटरेस्ट हो या इंटरनेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज हो, कॉमन मैन का इशू हो, ये एक हाईएस्ट टैक्सपेयर ऑफ द सोसाइटी का इशू हो। पॉलिसी टाइम्स हमेशा चाहता है कि डेवलपमेंटल जर्नलिज्म हो। डेवलपमेंटल जर्नलिज्म, as I've earlier told, is all about detailed policy analysis, interpretation, evaluation of development projects, policy advocacy, the problems, challenges, the solutions which are real. This is what Policy Times is at. We are striving for this. Economy is the backbone of any country, any nation, any society. So we have chosen this topic of Sharia compliant investment, which is actually it has a big spectrum and big domain. बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू ऑल।